तो आज GOC का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना। तो इसको आज हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसको एक वीडियो बनाए थे लेकिन वो है ही, लेकिन देखते हैं आगे। इसको वन शॉट में ख़त्म करते हैं। वन शॉट में नहीं ख़त्म होगा, जो बेसिक है उसको आज ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और ये GOC का जो एकदम 8-9 का जो पॉइंट है उसको यहाँ पे कनेक्ट करके आगे की ओर बताना चाहेंगे। लेकिन शुरू में जो ये पॉइंट्स है एक पेज, वो प्योर NCERT 11th का बुक का है, केमिस्ट्री का प्योर NCERT बुक का, ठीक ना। तो जो कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म है, जो कि जितना भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, लिविंग बींग्स हो चाहो तो नॉन लिविंग बींग्स है, जितना भी लिविंग बींग्स है जो सब ऑर्गेनिक चीज़ का बना हुआ है, ठीक ना। जो जैसे प्लांट्स है तो प्लांट्स लिविंग हो गया, एनिमल्स लिविंग हो गया, ये सारा का सारा ऑर्गेनिक चीज़ से बना हुआ है। जबकि शुरुआती समय में हम लोग जानते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। लेकिन बाद में देखो वही कह रहा है कि earlier it was assumed that some compounds cannot be prepared in the laboratory. These can only be obtained through the living organism. So these compounds are organic compounds. कह रहा है कि शुरुआती समय में हम लोग ये जानते थे कि सिर्फ हम लोग लिविंग बींग से प्राप्त कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, हम लोग बना नहीं सकते हैं लेबोरेटरी में। ये था कहना, लेकिन हम बताते हैं कि कैसे आगे कौन सा बनाया गया, कैसे क्या हुआ आगे। Qualitative and quantitative analyzing so that these compounds are composed of कार्बन एंड हाइड्रोजन। जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखोगे ज़्यादातर उसमें कार्बन हाइड्रोजन का मिक्स करके ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जाता है, ठीक ना। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी से हम क्या समझते हैं? इट स्टेट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। वही चीज़ जो हमने यहाँ पे बताया, वही चीज़ को यहाँ पे बताया गया था कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार से कहा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, एकदम साफ मना कर दिया गया था। लेकिन दीज आर मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ वाइटल फोर्स विच कैन बी जनरेटेड आर्टिफिशियली। लेकिन और आर्टिफिशियली भी हम लोग जनरेट नहीं कर सकते, उसमें कहा गया था। लेकिन जब सबसे पहला साइंटिस्ट वोहलर थे, जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाए थे लेबोरेटरी में, अमोनिया साइनेट के यूज करके यूरिया को बनाए थे, ठीक ना। अमोनिया साइनेट का फार्मूला ये होता है NH4CNA, ठीक, CNO होता है, और उसको हीट किया तो यूरिया निकला। और यूरिया का फार्मूला याद रखना है NH2CO याद रखने के लिए है नाच दो लास्ट में, बीच में CO, इस तरह से याद रखने का। ये इस तरह से कभी कभी होता है कि CO आगे था कि पीछे था, इस तरह से कन्फ्यूजन होता है, जिसके लिए हम बता दिए इस तरह से। तो यहाँ तक का भी कोई नहीं इस चीज़ समझना है, बस यही समझना है कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार से मना कर दिया गया था कि कोई भी लेबोरेटरी में सामान नहीं बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन वोहलर साहब ने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था क्या? यूरिया। और किस चीज़ का यूज करके बनाया? तो अमोनिया साइनेट को गर्म कर दिया, उसको गर्म करके यूरिया का फॉर्मेशन हुआ इस तरह से। अब थोड़ा सा बात करते हैं डिफरेंस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का, ठीक ना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का तो नेचर देखते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक जो हम लोग पढ़ना है, मैंने ये फोकस रखना है कि हमको ज़्यादातर नॉलेज किसको रखना है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग से पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक में देखिए कौन कौन बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड होता है, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिए हैं, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो रिलेटिवली इसका हाई होता है। तो जो इसका है उसको अपोजिट इधर करते चला जाना। इसको यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे रिलेटिवली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लो होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उल्टा हम बोलते हैं, ऊपर से हम देख लें यहाँ से, ये है नीचे वाला इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बड़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। फिर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहे, सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ये जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल करने का मतलब कि घुल जाना, जिस तरह से नमक को हम लोग घोलते हैं पानी में तो घुल जाता है, उसी को सॉल्युबल कहते हैं। और इधर है जो कि जनरली इनसॉल्युबल होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन के किसी चीज़ में घोलोगे तो इस तरह से घुलना मुश्किल है। हाइड्रोजन को घोलोगे, हाइड्रोजन गैस है, खुद प्योर गैस है, उसको घोलेगा तो थोड़ी घुलने वाला है। इस तरह से याद भी रख सकते हैं। आइसोमेरिज्म, तो इसका इनऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म नहीं होता। जैसे अब तुम कहोगे कि
कोई एक एलिमेंट ले लो, उसको कहोगे आइसोमेरिज्म, क्या सोडियम का तुम क्या आइसोमेरिज्म बनाओगे, नहीं बना पाओगे। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसको आइसोमेरिज्म बनता है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो स्ट्रक्चर इसको कहाँ से इसको डिफरेंट कर पाओगे इनऑर्गेनिक का, नहीं कर पाओगे। क्या है कि इनऑर्गेनिक में टोटली तरह से ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि किस चीज़ के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, तो इसको नहीं हम लोग बनाते हैं। लेकिन इसको में कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग कहीं ब्रांच में कर देते हैं, तो कभी रिंग में कर देते हैं, तो कभी इस तरह से साइक्लिक कर देते हैं। इस तरह से इसको कन्वर्ट करते रहते हैं और फार्मूला सेम ही रखते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर को डिफरेंट करते रहते हैं, जिसके कारण कहा जाता है कि आइसोमेरिज्म का जो प्रॉपर्टी किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है। वॉलेटिलिटी क्या होता है, जो कि इसका कितना कम समय पर वेपर कन्वर्ट कर जाए, उसी का होता है वॉलेटिलिटी। जैसे हम बात करते हैं कि दूध और पानी के गर्म करते हैं, तो दूध और पानी में क्या होता है कि दूध का जो कि बॉइलिंग पॉइंट है जो कि 80 डिग्री सेल्सियस है, जबकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तब 100 डिग्री, अब तुम भी यही सोचो कि किसी भी चीज़ को हम गर्म कर रहे हैं तो 80 डिग्री आगे पहुंचेगा कि आगे 100 डिग्री पहुंचेगा, निश्चित है कि आगे 80 डिग्री पहुंचेगा। जब 80 डिग्री आगे पहुंचेगा यानी कि इसका वोलेटिलिटी हाई है। वोलेटिलिटी 80 डिग्री जैसे पहुंचा, जैसे इसका पानी जो कि वेपर बनना स्टार्ट हो गया। दूध में है तो दूध में भी पानी है, तो वो भी वेपर बनना स्टार्ट हो गया। और वो पानी है तो पानी 100 डिग्री पहुंचेगा, 100 डिग्री 88 है, 90 पहुंचेगा, 95 पहुंचेगा, तब तक तो पता चलेगा दूध का तो आधा खेला ख़त्म हो गया। इसलिए पानी का वोलेटिलिटी लो होती है और दूध के कंपेरिजन में। उसी तरह से बहुत से, अब तुम करे हुए हीट पेट्रोल का, तो है पेट्रोल कंपेरिजन कौन सा है, पेट्रोल का कंपेरिजन करोगे दूध से, भाई सोचना कि जी अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, पता चल जाएगा वोलेटिलिटी क्या होता है। फिर रिलेटिव नंबर, तो शुरू में हम लोग का पता क्या चला कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितना है, 2 लाख से, कितना है 2 लाख। क्योंकि शुरू में हमको पता क्या चला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते हैं। सिर्फ किसको फॉर्म ही नहीं कर सकते हैं लेबोरेटरी में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत कम होना चाहिए संख्या। लेकिन आज के समय में कितना है, तो ह्यूज नंबर में, बहुत ज़्यादा, 40 लाख, देख रहे हो, दुगना से भी ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि बोहलर साहब ने सबसे पहले हिम्मत किए, सबसे पहले एक चीज़ का खोज किए, जिससे इसका सब में जागरूक है, पॉजिटिवनेस आ गया कि नहीं, जो कहा है कि नहीं बन सकता है लेबोरेटरी में, उसका इन्होंने अपोजिट करके दिखाया, जिसको पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा, देखो ना ह्यूज नंबर में है, 20 लाख, 2 लाख है तो ये सीधे 40 लाख है। देख रहे हो कितना ज़्यादा नंबर है, क्योंकि संभव नहीं था लेबोरेटरी में बनना, बोहलर साहब ने प्रूफ किए। उसके बाद देखो ये यही चीज़ है। कोवैलेंसी और वैलेंसी, तो कोवैलेंसी का डिफिनेशन यहाँ पर दिया हो, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि शेयर करती है एटम के साथ और फॉर्म करती है कोवैलेंट बॉन्ड, उसी को हम लोग कहते हैं। जैसे कोवैलेंसी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कितना शेयर कर रहा है, शेयर करके ही तो बॉन्ड बनाता है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी के साथ कितना शेयर कर रहा है एटम के साथ, और बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवैलेंट मेनली से यहाँ पे बात क्या है कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए, उसी को कोवैलेंसी कहते हैं। और वैलेंसी होता है, एक वैलेंस होता है, तो इसको एग्जाम्पल याद रखने, बाई है तो बाई एक वैलेंस होता है, एक वैलेंसी होता है। इसको में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो उसको कन्फ्यूजन को हम हटा देते हैं कि वैलेंसी जैसी बाई वाला पूछेगा ना, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको चेक करना। और वैलेंस पूछेगा ई, तो ई तो पाँचवें अक्षर है जी, तो वो अंदर वाला जितना इलेक्ट्रॉन अंदर है। जैसे बात करते हैं सोडियम की ही बात करते हैं, जैसे कार्बन का हम एक बार अब देखें तो बनाए थे, कार्बन का है तो 2 गो अंदर में है, लेकिन बाहर से क्या को, बाहर वाला ऑर्बिट में 4 गो है, 4 गो है, तो इसको वैलेंसी कितना हो गया, 4 हो गया। अब वैलेंस कितना हो गया, तो 2 हो गया। जैसे अब सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम की बात करेंगे तो इसको एक लाइन हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 2 10 1, तो वैलेंसी कितना होगी, वैलेंसी कितना हो गया, तो इसको वैलेंसी हो गया 1 हो जाएगा। अब वैलेंस कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो जैसे अब बात करते हैं सोडियम की, तो ये सोडियम है तो इसको में 8 हो गया,
तो 8 हो गया, ई हो गया 8 हो गया, तो एक बाहर आ गया, तो वैलेंसी कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि वैलेंस कितना हो गया, वैलेंस कितना हो गया, तो 10 हो गया। समझे बात को? इस तरह से बात हम करना चाह रहे थे। वैलेंस यहाँ तक हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन बता रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्रा वैलेंस है, टेट्रा में सबको जानता है। अच्छा, ये सब 9th-10th का पॉइंट्स है, इसलिए इसको ऊपर उतना हम नहीं जोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। तो ये टेट्रा वैलेंसी है। फिर भी रिवीजन के तौर पर किसी को ये हौला लगेगा, किसी को नहीं समझ में आता तो ये हार्ड भी लगता है, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। एक चीज़ बताने वाले हैं इस वीडियो में, ये नहीं सोचिए कि शुरू में इतना इजी है तो ये आगे क्या करेगा, ये सब कुछ नहीं है, दिमाग में रखना है और आगे देखते रहिए। टेट्रा वैलेंसी कार्बन 6 है, K2L4। ये के क्या है, एल क्या है, तो इन लोग हम लोग पढ़े थे कि ये KLMNO इस तरह से बनते जाता था घेरा, वही है। तो के में 2 परसेंट है, के शुरू में होता है तो शुरू वाला ऑर्बिट में से 2 परसेंट होता है, फिर बाद में 8 होता है, तो जितना रहता है SPDF के अनुसार से हम लोग पढ़े हैं, तो ये सब चीज़ यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं रहता है। एलिमेंट है तो जैसे देखिए एलिमेंट का नाम दे दिया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये फिर एक 17th ग्रुप वाला, फिर कल बाहर है NT, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का है। तो इसका सबका वैलेंसी निकालने के लिए हमने बता ही दिया था, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर जितना शेयर किया, कितना शेयर इलेक्ट्रॉन किया है वो अपने आप को, उसको कहते हैं नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जहाँ पे नहीं समझ में आए वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग पूछने का प्रयास करिएगा। और क्या हम बोल सकते हैं, हाई बॉन्ड एनर्जी कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा बॉन्ड है उसको पास उतना ज़्यादा ये रहेगा, एनर्जी रहेगा। जैसे बात करते हैं कि एक 2 आदमी हो, तुम हो, मान लेते हैं तुम्हारा नाम कार्बन धर दी, और इधर भी एक कोई नहीं, इसको नाम राम है, ठीक, इसको नाम श्याम है, ठीक। तो राम और श्याम है, इसको एक रस्सी के बीच में बांध दिया तो दोनों तोड़ लेगा, लेकिन 2 रस्सी के बीच में बांध दिया जाएगा और मजबूती बन जाएगा, 3 रस्सी के बीच में बांध दिया जाएगा तो और मजबूती बन जाएगा। तो ये रस्सी है ना, ये रस्सी इसी का बॉन्ड बन जाए। एक बॉन्ड है, एक रस्सी है सिंगल बॉन्ड, 2 रस्सी है तो डबल बॉन्ड, 3 रस्सी है तो ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से हम लोग कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि कैसे किसका ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज, अब देखिए 1 रस्सी रहेगा तो 1 रस्सी तिरेगा, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने के कारण दोनों दूर रहेगा, लेकिन 2 रस्सी रहेगा मजबूत रहेगा, ये रस्सी का खींचेगा, रस्सी ये अपना तरफ फोर्स लगाएगा है। टेंशन फोर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स घुसा सकते हैं, टेंशन इस तरह लगने से नहीं कुछ, लेकिन कहने का मतलब कि वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। 3 बॉन्ड रहेगा तो और छोटा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड है भाई, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया है, ये इसका भी अपना फोर्स है, अपना एनर्जी है। भाई बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज उससे भी रिलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम सब चीज़ इसमें नहीं बता सकते ना, क्योंकि सब चीज़ सीखने के लिए अलग अलग है, तो थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाते रहिए, क्योंकि हर एक चीज़ को एक चैप्टर में चाहिएगा शुरू से करना तो संभव है नहीं। अब हम यहाँ पे फील दिलाते कब, जब हम पढ़ाते रहते क्या चीज़, वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते रहते तो हम फील दिलाते आप लोगों को कैसे होता है, कैसे दोनों सटेगा, कैसे दूर जाएगा, कैसे टूटेगा, तो वो अलग पार्ट है। ये है हम लोग पढ़ रहे हैं GOC, तो यहाँ थोड़ा सा ये फिर देखिए ये चेन थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए ये कार्बन कार्बन कार्बन, इधर यहाँ से ब्रांच निकाल के यहाँ से कार्बन को जोड़ दिया गया है, तो ये ब्रांच हो गया, ब्रांच चेन हो गया, ब्रांच रूल मतलब कि कार्बन है जो कि ब्रांचिंग में अरेंज है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, डबल बॉन्ड को होता है ऐसे, सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा कहते हैं, और जहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो जाता है, एक पाई बॉन्ड हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें तो ऐसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग, जिसको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए केमिकल बॉन्डिंग भी मजबूत होना चाहिए, पहले बात ये साफ है। केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े हो, डायरेक्ट यहाँ आए हो, आधा चीज बाउंस कर जाएगा। यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड नहीं जानिएगा, सोचिएगा कि हम पूरा GOC उठा के लेके जाएं, संभव ही नहीं है। ये है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कहीं पे 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड तो यहाँ पे होगा ही नहीं, काहे नहीं होगा, क्योंकि 1 2 1 3 1 4, इसमें बॉन्ड कैसे बन रहा है वो भी अब चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए पहले से। तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, इस सिग्मा बॉन्ड हुआ, एक पाई बॉन्ड हो गया, इस सिग्मा बॉन्ड हो गया, इस तरह से हम लोग गिनना जानते हैं, ठीक। तो ये कह रहा है कार्बन एटम कैन बॉन्ड विद एनी नंबर ऑफ अदर कार्बन एटम टू फॉर्म द स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग, वेरियस ऑफ द साइज। कह रहा है कि हम लोग कार्बन को अरेंज कर सकते हैं ब्रांच में, रिंग में और
स्ट्रेट चेन, किसी भी तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं कार्बन को। इसलिए तो हम बोलें कि कार्बन हाइड्रोजन के मिक्स। यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं है तो समझ जाएगा क्या है, हाइड्रोजन है। ये नहीं कि हम नहीं बता रहे हैं तो सोचेगा कि ये तो बॉन्डे नहीं पूरा होगा, ये अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा। तो ये सब चीज़ सब ये है, ईजी है। ये सब चीज़ जब उतना भी बेसिक से नहीं ना बताएंगे, मतलब बता तो रहे हैं हम बहुत बेसिक से, सोचिएगा तो बहुत बेसिक से, लेकिन अब डायरेक्ट सोचिएगा कि सारा चैप्टर को रिलेट एक चैप्टर में करें तो बकवास वीडियो बन जाएगा। आइसोमेरिज्म पहले ही बता दिए कि स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, फार्मूला सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट। इस तरह से जैसे एक लिए थे C4H10 है, C4H10 है, थोड़ा सा ये हैंड राइटिंग खराब, एक दो पेज और रहेगी फिर साफ से हो जाएगा। C4H10 है, ये नॉर्मल ब्यूटेन। इसको नॉर्मल ब्यूटेन क्यों क्या आगे, क्योंकि स्ट्रेट चेन का तुमको भी कोई भी रेंडमली देगा तो तुम इसी तरह से बनाओगे, क्या इसी तरह से बनाओगे। फिर तुमको कहेंगे कि आइसोब्यूटेन या ब्रांच चेन बनाओ, तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ ब्रांच चेन कैसे बनाएं। तो ब्रांच चेन कहने का मतलब कि कार्बन फार्मूला सेम ही रहना चाहिए, खाली इधर उधर स्ट्रक्चर को अलग कर दीजिए। जैसे तीनों का अरेंज किए स्ट्रेट में या वो ब्रांच में कर दिए। हम कोई दिमाग में भी आ रहा होगा कि दो को क्या करेंगे हैं, दो को क्या करेंगे और तीसरा दो को कैसे रखेंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको भी ब्रांच में कर देंगे, तो फिर तो सेम ही हो गया। जैसे हम लोग फिर लॉन्गेस्ट चेन रूल भी जानते हैं कि CH3 इसको कर दोगे तो 1 2 3 मेन चेन, तो ये ग्रुप बन जाएगा ना। तो फिर तो वही हो जाएगा 1 2 3 के बाद जो बीच में निकला हुआ है तो 1 2 3 के बाद बीच में हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता, इसलिए इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं। ये फिर नाम की प्रति और आएंगे, ये कुछ नहीं है, आइसोब्यूटेन का है, इसको बोल रहा है, क्वेश्चन उठ रहा होगा दिमाग में, लेकिन इसको आगे हम बताएंगे कि आइसोब्यूटेन इसको क्यों बोले। लेकिन थोड़ा सा हिंट दे दिए कि इसको हम ऐसे नहीं यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे कर दिए तो फिर सेम चीज़ है, जो ये है वही सेम चीज़ हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, समझने का नहीं आया तो पीछे बैक करके देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफिकेशन किए हैं, तो इसको दो भागों में बांट दिए हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को एसाइक्लिक कहते हैं और जो क्लोज चेन है उसको साइक्लिक कहते हैं, ठीक ना। तो ये स्ट्रेट चेन हो गया, ये स्ट्रेट हो गया, ये स्ट्रेट हो गया, ये स्ट्रेट ब्रांच कर सकते हैं। ये होमोसाइक्लिक होता है जिसको में कार्बन सिर्फ रहता है, कार्बन ही सिर्फ रहेगा, ये सेम एलिमेंट रहेगा, इस तरह से भी कर सकते हैं, सेम एलिमेंट है। हेटेरोसाइक्लिक करने का मतलब ये कार्बन है, कार्बन के साथ कोई और दूसरा एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, DNA का फार्मूला, RNA का स्ट्रक्चर बनाओगे, इस सब में तुम लोग का हेटेरोसाइकिल देखने को मिलेगा। बेंजीन है तो बेंजीन में होमोसाइक्लिक मिल जाएगा, लेकिन उसी के साथ और कोई दूसरा रिंग को कनेक्ट कर दिया तो ये सब बोल रहे हैं, अभी नहीं पता चले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि सर पूरा चीज़ का ओवरव्यू खाली दे रहे हैं, पढ़ना बाद में है, मेन चीज पढ़ना बाद में। पूरा चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे टॉपिक चलेगा, ये पूरा टॉपिक को हम अथी कर रहे हैं, एक सिंक्रोनाइज मैनर में इसको अरेंज कर रहे हैं कि ताकि बाद में ये रिलेट कर सके कि टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, इस तरह से। होमोसाइक्लिक हो गया, हेटेरोसाइक्लिक हो गया, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक साइकिल। अभी उतना दिमाग मत लगाइए, इसको मैं हाइकल सिस्टम का बताएंगे, सारा चीज़ बताएंगे। फिर बेंजोनाइड, एलिसाइक्लिक का डिफिनेशन भी बताएंगे बाद में। बेंजोनाइड क्या होता है, जैसे बेंजीन 6 कार्बन का होता है, एक बेंजीन है, और बेंजीन और नॉन बेंजोनाइड में क्या होता है कि कार्बन तो रहता ही रहता है, लेकिन कार्बन के साथ कोई दूसरा हो गया, चाहे तो ये ग्रुप इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉलो नहीं कर पाया, नॉन बेंजोनाइड हो गया। यहाँ तक के एक क्लासिफिकेशन थी। अब थोड़ा सा यहाँ से आप बेसिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और है, बेसिक में ही इसको रख सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन भी केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, तो हमने पहले बता दिया कि जो सिंगल बॉन्ड रहता है उसको हम लोग सिग्मा कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं। तो इसको मैं जैसे यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन लिखना चाहें तो हाइब्रिडाइजेशन लिखने, ये लोन पेयर है, याद रखिएगा ये लोन पेयर है, तो दोनों का जोड़ देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल को ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो इसको हम थोड़ा सा जोड़िए, तो 1 2 3 4 कितना सिग्मा हो गया। ये हम कहते हैं कि कार्बन 1 के लिए हाइब्रिडाइजेशन लिखिए, तो कितना हो गया 1 2 3 4, ये कार्बन से 4 गो है ना जी, हैं समझ आ रहा है, 4 गो है। तो ये क्या फिर इलेवंथ क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग जी सिग्मा बॉन्ड को गिन रहे थे, तो कार्बन के लिए क्या बॉन्ड हो गया 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या होता है sp3। देखिए हम इसके लिए पहले रोक के लिखें कि गलत ना हो जाए,
समझ बात को। 4 के लिए sp3 हो गया। फिर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देखिए 1 2 3 इसको लिए हो गया। ठीक है, यही क्या होता है, ये पाई बॉन्ड हो जाता है। एक सिग्मा के बाद जितना भी बॉन्ड आते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब 4 बॉन्ड तो होता ही नहीं, लेकिन 4 बॉन्ड मान लेते हैं तो फॉर्मेशन कर दिया, तो उसमें 3 वो पाई बॉन्ड हो जाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड रहता। लेकिन वही पाई बॉन्ड के जहाँ पर लोन पेयर रहेगा तो लोन पेयर जुट जाएगा। इस सबके पास लोन पेयर है ही नहीं है। जैसे कार्बन 7 के लिए देखें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड थी, पाई बॉन्ड है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 के लिए क्या हो गया, sp हो गया। देखिए कार्बन 7 के लिए sp हो गया, कार्बन 6 के लिए भी सेम हो गया, sp हो गया। इस तरह से है। बॉन्ड स्ट्रेंथ हमने पहले ही बताया, रस्सी वाला एग्जाम्पल देंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है जब पूछेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है जैसे सिंगल बॉन्ड है तो उसको लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, डबल बॉन्ड है तो एकदम डबल, तो डबल में 2 यानी कि 2 बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ट्रिपल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 3 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर ये होता है। और हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया रस्सी वाला एग्जाम्पल देखे कि 3 आदमी 3 रस्से जुटल है तो ज़्यादा मजबूत है, तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। स्ट्रेंथ होने मजबूती से यहाँ से मतलब है। और डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड उससे ट्रिपल बॉन्ड से थोड़ा सा कम होगा, और सिंगल बॉन्ड सबसे कमज़ोर होगा। ये बात समझ लो बात को। हाँ, ये हो गया। फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर वही कह रहा है। sp कहने का मतलब क्या होगा कि सिग्मा। अच्छा, ये भी बात ध्यान में रखिए कि सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली। अब देखो sp कह रहा है, sp कहने का मतलब क्या कि 2 होगा। sp कहने का मतलब कि 2 होगा, तो 2 है जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत कह रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अनुसार से कह रहा है। तो भाई 2 है एकदम नज़दीक में, तो नज़दीक में तो ज़्यादा मजबूत है। sp2 यानी कि उसको में 3 बॉन्ड है, तीनों 3 तरह से खींचेगा। जैसे sp2 करने का मतलब 3 बॉन्ड, इसमें ये डिनोट नहीं ना कर रहा है कि कौन डबल बॉन्ड है कौन ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक एलिमेंट है जैसे कार्बन है, ठीक, तो इसको 120 डिग्री पर इससे बनता है, ठीक, वो स्ट्रेट बनता है, परपेंडिकुलर रहता है, इस तरह से रहता है, तो ये 120 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक। फिर इसको मैं फिर नहीं, जब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग से, बात है ये राफ साहब। यहाँ से केमिकल, तो देखिए 120 डिग्री पर है, फिर एक है जो कि 90 पर है। इस तरह से पेन से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, 3 बॉन्ड है तो, और है पेन। इस तरह से हम लोग ऐसे दिखाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का एक लेक्चर बनाते हैं, उसके बाद इसको और अच्छा से। फिर चलिए अभी, लेकिन है जो पढ़े हुए हैं वो पढ़ के ही यहाँ पे आए हैं, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ले यहाँ पे आ रहा ही मूर्खता है। पहली बात, हाइड्रोकार्बन, तो कंपाउंड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कंबाइन, जो कार्बन हाइड्रोजन से जो कम्बिनेशन से बनती है उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो और कार्बन, नाम से ही पता चल रहा है, कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ही नोन है हाइड्रोकार्बन। तो एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड उसको कहते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नहीं सॉरी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसको में सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहता है, जैसे अल्केन वाला। और अनसैचुरेटेड एल्कीन और अल्काइन आ जाते हैं, एल्कीन और अल्काइन। इसका मतलब क्या होगा कि डबल बॉन्ड, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से याद रखने का है, कोई दिक्कत नहीं। सैचुरेटेड नाम से नहीं कि सैचुरेटेड का हिंदी क्या होता है, अनसैचुरेटेड का हिंदी क्या होता है, उतना साइंस में नहीं लेके चला जाता कि हर चीज़ का हिंदी जानने का प्रयास मत करिए, समझ बात को। तो इसमें सिंगल बॉन्ड है तो समझो कि सैचुरेटेड कार्बन है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो वही कह रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बताते हैं। ऑल कार्बन एटम्स आर अटैच्ड विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि पहले बता दें जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n+2 होता है। ऑल कार्बन जब सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है तो कितना फॉर्मेशन करेगा, 4 करेगा। 4 करेगा तो क्या आता है, sp3 आता है। पहले ही हम बता दिए थे 4 के लिए sp3, वो वाला जो इस साइड लिखा हुआ था इसको लिख लीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन में पूरा मदद करेगा। 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d1, 6 के लिए sp3d2, 7 के लिए sp3d3, इस तरह से याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, ठीक। IPSC नेम बर्ड रूट प्लस सफिक्स। ये देखिए भाई, IPSC नेम एक क्वेश्चन हर चीज़ में आता है। और जो आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 5 नंबर का आएगा, और नीट के लिए कर रहे हैं तो 1 नंबर का आएगा।
सॉरी 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आईपीएससी नेम से। आईपीएससी नेम कोई नहीं छोड़ता है, वो गलती होना ही नहीं चाहिए, समझ बात को। तो इसीलिए बोर्ड के लिए 15 नंबर, 5 नंबर के शायद रहता है, सॉरी 5 नंबर का रहता है, हाँ 5 नंबर का रहता है, 5 को रहता है, 5 को एक लिख रहता है, नाम लिखिए। और ये 5 नंबर का सिर्फ समेटिव में रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रहता है। इससे हम ये कह रहे हैं कि एमसीक्यू में रहेगा वो अलग रहेगा, लेकिन ये सिर्फ लॉन्ग वाला में 5 क्वेश्चन रहता है, और 5 का नाम लिखिए और 5 नंबर ले जाइए, इस तरह से रहता है। बट रूट आईपीएससी नेम देखें, बट रूट प्लस सफिक्स, सफिक्स में क्या है, एन लगा हुआ है, एन करने का ये भी याद रखने का ट्रिक बता देता है भाई। एन ABCD ANE का मतलब क्या, ABCD का पहला अक्षर ए, यानी कि इसमें सिंगल वर्ड। ENE ए से ज़्यादा है, वो 5वां स्थान पर आ रहा है, एक से ज़्यादा दूर है 5वां, यानी कि ENE आ गया तो डबल बॉन्ड, बाय दम लास्ट में है, यानी कि बाय एनी यानी कि ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में है, ENE डबल बॉन्ड, ANE सिंगल बॉन्ड। इस तरह से याद रखने का ट्रिक भी हम लोग रख सकते हैं। मोलिकुलर फार्मूला, जैसे ये हम लोग 9वां में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें कोई ध्यान नहीं लगाना। इसको जनरल फार्मूला भी बता दिए, सैचुरेटेड वाला के लिए, सैचुरेटेड कार्बन वाला के लिए CnH2n+2 पर है, CH4 मीथेन हो गया, इथेन हो गया। इसमें तो जानते हैं कार्बन 1 के लिए मीथ, पहले ये बताना चाहिए हमको, कार्बन 1 के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट या सेप्ट दोनों रहता है, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। ये मत सोचिएगा कि ईजी, हम इसलिए ईजी से ही लेके चल रहे हैं, पूरा बताएंगे, कहा कि सच में ये बहुत सारे ईजी है, और जो पढ़ा हुआ रहेगा उसके लिए लगेगा कि बकवास वीडियो, ठीक है ना। बेसिक सबके लिए दे रहे हैं इसलिए। तो इसी तरह से इसको फॉर्मेशन बना दिया गया मीथ, इसे हम अपने से बनाने का प्रयास करें, फार्मूला पुट करके यहाँ से एक बार अपने से बनाइए, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला बता दिया गया, कंडेंसेशन कैसे है जो बता दिया गया, देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला ये सब एक बार अपने से बनाइए, फिर यहाँ से मिला लीजिए, और कहीं पे कुछ गलती है तो हमको भी बताइए, ठीक। ये सब पर टाइम वेस्ट करना कोई बहादुर का काम नहीं है, ठीक ना, क्योंकि ये सब पर ज़्यादा टाइम देंगे, जो लॉजिक वाला क्वेश्चन है जहाँ पे ज़्यादा समय देना है वहाँ पे नहीं दे पाएंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्टिव हो जाए सब यहाँ से। अब यहाँ से थोड़ा सा 11th में हिले हैं, इससे पहले जितना भी था 10th का टॉपिक था, और इसको बाद जो आप भी हिल रहे हैं वो प्योर का प्योर 11th का है, क्योंकि ये सब कोई नहीं बताने वाला। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कौन वीडियो जाके देख लीजिए, नहीं बताएगा, लेकिन कहाँ बताएगा तो हालो अल्किन्स एरीन्स वाला पढ़ाएगा, वहाँ पर बताएगा, लेकिन हम आपको जीव से ही अलर्ट करते रहे। प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम, क्वार्टिनरी कार्बन एटम। तो ये क्या होता है जी, देखिए प्राइमरी का मतलब ही पता चल रहा, प्राइमरी मैंने पहला वाला, जैसे ये कार्बन है ना, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन हो गया, तो जो प्राइमरी कार्बन है, पहला कार्बन है, उससे जो जुटा हुआ, चाहे तो ये पहला कार्बन। अब कोई हम कहेंगे एन से गिने, अब कोई कह रहा कि ना हम एन से गिनेंगे, तो उस एन से गिने जिसके लिए प्राइमरी कार्बन नहीं हो जाएगा, और एन से गिनेगा जिसके लिए प्राइमरी कार्बन नहीं होगा। प्राइमरी कार्बन कहने का मतलब कि पहला, जो 5वां तक के पता तो उसको कहता ना कि पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ाओ, प्राइमरी स्कूल कहने का मतलब कि पहला से पढ़ाओ, तो जो पहला कार्बन से जुटा हुआ है उसको प्राइमरी कहते हैं। इससे जितना हाइड्रोजन जुट जाए कितना, तो प्राइमरी कार्बन बता रहे थे कि जो कि पहला कार्बन से जुटा हुआ, और कोई भी कंपाउंड जुटा हुआ तो उसको प्राइमरी करके जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जुट गया, मान लीजिए एक बॉन्ड इधर से जुटा हुआ है, तो यहाँ से हम जोड़ देंगे हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, एक तो यही हो गया। तो हम कहेंगे, आपसे हम पूछेंगे कि प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है जी बताइए, तो आप सीधे जोड़िएगा 1 2 3 हाइड्रोजन, तो हम एजो पर ही जोड़ देंगे, हाइड्रोजन हम एजो पर ही जोड़ देंगे, एजो पर ही जोड़ देंगे, एजा पर जोड़ देंगे तो फिर कर रहा है, क्या कि एजा पर जोड़ेंगे तो एन से प्राइमरी कार्बन जोड़िएगा तो 1 2 3, एन से प्राइमरी कार्बन जोड़िएगा 1 2 3, तो क्या होगा 6 प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया है। ये दोनों का हाइड्रोजन के लिए क्यों नहीं जोड़ रहे हैं जी, क्योंकि प्राइमरी है ये नहीं है, ये सेकेंडरी ना हो गया जी, प्राइमरी सेकेंडरी, एन से जोड़ेगा प्राइमरी सेकेंडरी होगी। इस तरह से चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं। प्राइमरी हाइड्रोजन समझ में आया, प्राइमरी हाइड्रोजन या प्राइमरी ऑक्सीजन कुछ भी कहाँ से जोड़ेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन या प्राइमरी ऑक्सीजन कुछ भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट को जोड़ना हो तो जो पहला कार्बन से जुटा हुआ है बॉन्ड से, उसको हम लोग गिन के बता देंगे, कोई दिक्कत। अब सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी देखिए ये प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी हुआ, ये प्राइमरी हो गया, तो इस सेकेंडरी से जितना जुटा हुआ है
तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन। फिर टर्शियरी जोड़ेंगे, कैसे हो गया भाई? टर्शियरी कहने का मतलब ना कि देखो ऐसे हम यहाँ से रफ से समझाते हैं। प्राइमरी कार्बन ये हो गया, ये हो गया प्राइमरी कार्बन। ये सेकेंडरी कार्बन कैसे हो गया? क्योंकि ये मेन कार्बन से कितना कार्बन जुट गया? 2 को जुट गया, 1 2, इसीलिए इसको सेकेंडरी कह दी। इसीलिए इसको सेकेंडरी क्यों कहें ये बताती हैं आंसर यहाँ पे। ये प्राइमरी कार्बन क्यों हुआ? क्योंकि इससे एक भी कार्बन नहीं जुटा हुआ है, इसीलिए प्राइमरी हो गया। इससे सॉरी प्राइमरी कार्बन इसलिए हुआ क्योंकि इससे एक कार्बन जुटा हुआ। ये प्राइमरी क्यों हुआ? क्योंकि इससे एक कार्बन जुटा हुआ। ये सेकेंडरी क्यों हुआ? क्योंकि इससे 2 कार्बन जुटा हुआ है। अच्छा बात ठीक है, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी हो गया। अब हम टर्शियरी समझाना चाहते हैं, तो ये टर्शियरी हो गया। ये टर्शियरी का काम करेगा, यही टर्शियरी का भी काम करेगा। कैसे? क्योंकि इस कार्बन से देखिए क्या कार्बन जुट गया? 1 कार्बन जुट गया, 2 कार्बन जुट गया, 3 कार्बन जुट गया, तो ये टर्शियरी कार्बन हो गया। ये प्राइमरी कार्बन हो गया, प्राइमरी कार्बन हो गया। इस सेकेंडरी कार्बन कैसे हो गया? क्योंकि इससे 2 कार्बन एटम जुट गया, 2 कार्बन जुट गया, जिससे तो सेकेंडरी कार्बन हो गया। 1 कार्बन जुटा हुआ, ये कार्बन 1 है, इससे 1 कार्बन जुटा हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया। इस तरह की चीज़ें हैं। और इससे जैसे प्राइमरी हाइड्रोजन हम आपसे पूछती तो यहाँ से जोड़ लीजिए, इससे हाइड्रोजन लग गया तो प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे इससे हाइड्रोजन लग गया तो सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे इससे हाइड्रोजन लग गया तो टर्शियरी हाइड्रोजन हो गया। समझ में आ गया लॉजिक कैसे प्राइमरी हो रहा है, कैसे सेकेंडरी हो रहा है? प्राइमरी इसलिए क्वेश्चन यही दिमाग में बार बार उठ रहा होगा कि हमको पता नहीं चल रहा प्राइमरी कैसे पहचानेगा, सेकेंडरी कैसे पहचानेगा, टर्शियरी कैसे पहचानेगा। तो प्राइमरी पहचानने का रूल ये है कि एक कार्बन से कितना कार्बन कनेक्ट है। तो ई कार्बन से कितना कार्बन कनेक्ट है? 1 कार्बन कनेक्ट है, बाकी तो हाइड्रोजन कनेक्ट है। और ई कार्बन से कितना कनेक्ट है? तो 1 कार्बन कनेक्ट है, तो ये प्राइमरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया। ठीक, ये सेकेंडरी हो गया। क्यों? क्योंकि इससे 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, 2 कार्बन हो गया, तो ये सेकेंडरी हो गया। यहाँ पे टर्शियरी कार्बन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। सुन बात को, ऐसे जितना हाइड्रोजन है वही ऐसे भी हो सकता है। 1 2 3 4, चारों कोने पर आ गया कार्बन कार्बन, तो ये क्वाटिनरी हो गया, क्वाटिनरी हो गया, क्वाटेनरी हो गया, ये क्वाटिनरी हो गया। समझे बात को? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटिनरी समझ गए हैं? ऐसे फिर जितना अब इस क्वाटिनरी में तो कुछ होगा ही नहीं, कहा कि 4 बॉन्ड बनता है, चारों बॉन्ड फुल फिल हो गया। या इसको मैं पूछ दिए कि कितना प्राइमरी कार्बन है, तो बताइए कितना प्राइमरी कार्बन है जल्दी? 4 है। हाँ प्राइमरी कार्बन 4 है, क्योंकि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 प्राइमरी कार्बन है। ठीक, फिर अब बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, इसको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया गया, इसको मैं आप तुमको पूछना है कि प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन सब आपने पहचानी। अब कहा कि टाइम वेस्ट करने कुछ है नहीं, मतलब समझा दिए, मेन कॉन्सेप्ट क्या था वो समझा दिए। इसको मैं अब आपने से ले लीजिएगा, होमवर्क दे देते हैं, इसको मैं आप लोग को चेक कर सकते हैं कि कितना प्राइमरी कार्बन है, कितना सेकेंडरी कार्बन है, कितना टर्शियरी कार्बन है। इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसको बताते रहिए कितना प्राइमरी कार्बन है, कितना सेकेंडरी है, कितना टर्शियरी है, कितना क्वाटिनरी है, कितना क्वाटिनरी है। इस तरह से होमवर्क है, इसको बनाइए थे ये क्वेश्चन अपना ईमानदारी से बना लेते हैं और कमेंट कोई करते हैं यदि जो, तो उसको लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। कोई एक भी कमेंट आ गया तो उसको लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटिनरी पूरा बता दीजिए, एक वीडियो उसको पर अलग से बना देंगे, इसको हम पूरा समझा और 5 क्वेश्चन भी करवा देंगे। प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम अब डिफिनेशन लिख रहा गया, कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू 1 कार्बन एटम। बताइए भाई, उतना अच्छा समझा भी दिए, उसको बाद फिर डिफिनेशन भी दे रहे हैं, और क्या चाहिए? प्राइमरी हाइड्रोजन, तब प्राइमरी हाइड्रोजन किसको कहें? अब देखिए आप मान लेते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं और कोई टीचर नहीं आए, आप उसको जगह पर आपको कह दिया गया कि एक क्लास ले लीजिए, आपको कुछ भी नहीं पता है, खाली यही कॉन्सेप्ट ही याद है, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन, क्वाटिनरी कार्बन एटम, तो आप ये समझाइए। अब फिर अब बताइए कि इससे अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी है, तो प्राइमरी कार्बन से जितना जुटल है हाइड्रोजन वो प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया, जितना सेकेंडरी कार्बन से जुटा हुआ वो सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गया, टर्शियरी से जितना जुटा हुआ वो टर्शियरी हाइड्रोजन हो गया, जितना। तो इससे भी करके आप लोग टाइम वेस्ट करके 1 घंटा आराम से वहाँ पे निकल सकते हो। अब यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन है, तब बताने का कोई अर्थ ही नहीं है। प्राइमरी हाइड्रोजन एटम अटैच टू विथ प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम से जितना भी हाइड्रोजन जुटा हुआ वही प्राइमरी हाइड्रोजन होता है।
ये प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नहीं उसमें पता चल रहा होगा, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर देते हैं और उसको अपने से बनाइए। और आंसर ये है, प्राइमरी हाइड्रोजन 15 है, सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 है, टर्शियरी हाइड्रोजन 1 है। कहिए तो हम जोड़ भी देते हैं। प्राइमरी हाइड्रोजन देखिए 3 गो तो यहाँ हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये नहीं था, हो ये नहीं था, 12, तो फिर समझाना पड़ जाएगा, 3 3 3 6 1 2 3, ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 था, सॉरी था 12 13 14 15, इस तरह से प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी ये हो गया सेकेंडरी, तो 1 2 हो गया सेकेंडरी में। टर्शियरी देखिए तो टर्शियरी ये कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन ये 3 कार्बन, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, बाकी दी तो फुलफिल है, ये हो ही गया। तो इस तरह से बना दिए हम ही। अब यहाँ पे गलती कहाँ पे हो गई तो पता चल गया था, जबकि हम सेकेंडरी हाइड्रोजन वाला भी जोड़ दिए थे हमको, इसलिए हम तो वो भर रहा था, समझ बात को। अब फिर देखिए कैसे ये GOC पढ़ने में सब लोगों को मज़ा इसीलिए आता है क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटिनरी वो देख लिए, तो वहाँ से आप अल्केन इन आइन इन एन आइन इन बता दिए, तो वहाँ से देखिए। अब देखिए क्या मज़ा है, थोड़ा सा फील लेने का प्रयास करिए। और टाइम कैसे इसको नहीं पता चलता, जैसे अल्केन वाला CnH2n+, ये तो हर कोई जानता है, 7 8 में ही पढ़ना है। मीथेन का फॉर्मूला सबको गाँव जानता है, क्या CH4, और उसको में से एगो हाइड्रोजन हटा दीजिए, एगो हाइड्रोजन हटा दीजिए तो क्या हो गया, मिथाइल हो गया, ला हो गया। इथेन है, इथेन में से 1 हाइड्रोजन हटा दीजिए, इथाइल हो गया। प्रोपेन है, ए नहीं वाला दिखा बात करें, एगो हटा दीजिए हाइड्रोजन, प्रोपाइल हो गया। बताइए आप कहीं भी जाइए और इतना चीज़ बताइए, 2 घंटा 3 घंटा आराम से लगेगा। एग्जाम्पल दीजिए, बनवाइए बोर्ड पे, ये करिए वो करिए। तो बेसिक पहले पकड़िए कि ताकि इस चीज़ में इंटरेस्ट आए, उसके बाद तो फिर कोई भी चीज़ का आदमी आसानी से हैंडल कर लेता है। जैसे तो आपको यही नहीं पता चलेगा, मिथाइल को आपको डायरेक्ट पूछ देता है मिथाइल का फार्मूला बताइए तो उबला जाइएगा। लेकिन अब हम बता रहे हैं कि मिथाइल कुछ नहीं है, मीथेन का ही फार्मूला, उससे 1 हाइड्रोजन कम कर दीजिए। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है, वहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो CH4 है, यानी कि हाइड्रोजन 4 है, तो 1 हाइड्रोजन का हटा दीजिए तो CH3 हो गया। तो CH3 फार्मूला किसका हो गया, मिथाइल का फार्मूला हो गया। समझे बात को। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट करिएगा ना, सच में दम मजा आएगा, ऑर्गेनिक में सच में मजा आने वाला। तो यही कह रहा है, अल्केन है, अल्केन से 1 हाइड्रोजन को माइनस करिए, वो अल्काइल बन जाएगा। अल्केन से क्या बन गया, अल्काइल बन गया। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, तो इसको CnH2n+1 हो गया, 1 हाइड्रोजन हट गया। समझे ना बात को। RH इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, अल्काइल बोलो। देखिए फिर अब इसको देखिए, हम लोग का भी टीचर वही सेम किए हैं, एक चीज़ बताए हैं फिर अब पूरा दे दिए थे बनाने के लिए कि बनाओ। जैसे मीथेन हो गया तो 1 हाइड्रोजन हटाइए, मिथाइल हो गया। जैसे मीथेन में 4 बॉन्ड फुल हो गया, यहाँ पे 1 गायब हो गया, 1 हाइड्रोजन कमेंगे तो बॉन्ड खाली रहेगा ही, तो ये मिथाइल का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसी को मिथाइल का स्ट्रक्चर बनाइए, मिथाइल का डॉट फार्मूला बनाइए, डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। कितना टाइम वेस्ट करना चाहेंगे तो एक टॉपिक पे 1 घंटा बन सकता है, एक टॉपिक पे अल्केन से अल्काइल कैसे बना, 1 घंटा की वीडियो। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग कहिए, वैसा भी बनाने के लिए तैयार है। अल्केन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पर 1 घंटा का वीडियो, तो लॉन्ग वीडियो में कुछ नहीं रहता है। और ये प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, फिर से हम टोटल करके आपको दिखाते थे, 1 घंटा नहीं लग जाता है। सबके चित्र बनाते हैं, 5 गो क्वेश्चन करवाते हैं। हाँ, वो कुछ है नहीं, रिलेटेड है करना है। इथेन से इथाइल बन गया, प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। अब हर एक चीज़ को हम बताएं, इसमें अपने से देखिए और अपने से बनाने का प्रयास करिए, सबसे बड़ा बात है। अपने से जब तक नहीं इंटरेस्ट लीजिएगा जब तक कुछ नहीं होने वाला। वही पेंटेन ये सब सेम ही है। अब फिर अब आगे आते हैं। अब देखिए क्या चीज़ है, अब देखिए प्राइमरी अल्काइल, प्राइमरी कार्बन बता दिए, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। फिर वहाँ से बताएं क्या, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कोई भी सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन। फिर हम क्या बताएं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन कैसे बनता है। अब फिर क्या किए हम कि ए बाई एनी के फार्मूला बता दिए। अब फिर ए में से 1 हाइड्रोजन का हटाइए तो अल्काइल बन गया। क्या बन गया, अल्काइल बन गया। 1 हाइड्रोजन को हटाने से अल्काइल बन गया। अब फिर 2 को हटा दिए,
सॉरी यही बताया, खाली एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो अल्काइल बन गया। अब कह रहा है कि प्राइमरी अल्काइल बताइए, सेकेंडरी अल्काइल बनाइए, टर्सरी अल्काइल बनाइए। देख रहे हैं एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहा है, प्राइमरी अल्काइल, सेकेंडरी, टर्सरी। तब प्राइमरी क्या है? तो फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो वो प्राइमरी अल्काइल बन गया। कि ये कैसे भाई? और सेकेंडरी वाला साइड पहले समझा देते हैं, फिर करवा जाइएगा जैसे हम रिलेट करते हैं। देखिए अब कोई फिर यहाँ पे देखिए, जैसे ए एन के लिए फार्मूला, जैसे प्रोपाइल हम डायरेक्ट बोल रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है। तो पहले ए एन के लिए देखिए, तो एन के लिए कुछ नहीं करिए, जैसे प्रोपेन हम बोलते हैं, ठीक, प्रोपेन बोले ना, तो प्रोपेन मैंने 3 होता है, तो 3 का दुगुना C3, जे को बोलेंगे प्रोपेन से कार्बन की संख्या पकड़ लीजिएगा, हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए जे रहे ना उसको दुगुना करिए, दुगुना 3 का कितना हो गया? दुगुना 6 हो गया हैं, अब प्लस में उसको 2 कर दीजिए, 8 हो गया। तो जितना ए एन वाला है ना उसको कार्बन जितना रहे उसको दुगुना करिए और 2 जोड़ दीजिए, सी के दुगुना 8 और प्लस 2 हो गया 10 हो गया, C5H12 हो गया, C6H14 हो गया। अच्छा ये कहीं खाली ए एन वाला बता दिए, ई एन वाला की बता देते हैं। ई एन वाला जितना रहे उसमें कुछ नहीं करिए, जैसे C3 है तो इसको दुगुना करके छोड़ दीजिए, C4 है H8 कर दीजिए, C5 है H10 कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम दुगना करिए। और फिर इसी ये नहीं के लिए हो गया। हम आयल वाला के लिए क्या कर रहे हैं? एक हाइड्रोजन घटा दीजिए, तो प्रोपाइल के लिए हो गया C3H7 हो गया, ब्यूटेन के लिए C4H10 है, लेकिन ब्यूटाइल के लिए क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, C4H9 हो गया। अब पेंटाइल के लिए क्या हो गया? तो C5H12 है यहाँ, तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन का हटा दीजिए तो C5H11 हो गया। इस तरह से फिर यहाँ पे C6H14 है तो एक हाइड्रोजन का हटा दीजिए तो 6 है, उस तरह से हो गया। अब फिर यही चीज़ को लिए कर रहे हैं, अब फिर अभी इसी से आगे टॉपिक बता रहे हैं, इसी चीज़ से आगे टॉपिक बता रहे हैं कि हम एक हाइड्रोजन का हटा दिए तो क्या बन गया? C3H7 बन गया। अब तो ये क्या हो गया? प्रोपाइल हो गया। अब प्रोपाइल आइल वाला ग्रुप आ गया। तो अब क्या कह रहा है कि प्राइमरी अल्काइल क्या हो गया, यानी कि इसको मैं प्राइमरी, तो इस बात का हम रिलेट करना चाह रहे हैं। जैसे C3H7 है, C3H7 है तो C3H7 क्या हो गया? प्रोपाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्रोपाइल हो गया। तो ये प्रोपाइल में जो C3 ऐसे हम करेंगे, ऐसे ना लगाएंगे जी, ऐसे लगाएंगे, एक हो गया तो 7 को ये हो गया ना, 7 को हो गया, 7 हो गया। तो अब कह रहा प्राइमरी अल्काइल, तो प्राइमरी कार्बनिया हो गया, प्राइमरी, ये तो अल्काइल का फॉर्म स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको मैं प्राइमरी में क्या हो गया? ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया। समझ रहे बात को? अब फिर हम तो अब कह रहे हैं प्राइमरी अल्काइल हाइड्रोजन बताइए, तो ये गिन के बता दीजिएगा कितना हो गया प्राइमरी अल्काइल हाइड्रोजन। इसको में 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, जाके क्योंकि इससे एक कार्बन जुटा हुआ है, इससे एक कार्बन जुटा हुआ है, इससे एक कार्बन जुटा हुआ है, इससे एक कार्बन जुटा हुआ है। जो पहला कार्बन जुटा हुआ है उसी को प्राइमरी कहते हैं। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, ये भी गैप ही ना रह जाएगा, कहा कि Ly है तो 1 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी रिमूव हुआ है। समझे ना बात को? फिर उसी तरह से सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे होगा? तो सेकेंडरी ब्यूटाइल यहाँ से देखिए, प्राइमरी सेकेंडरी है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल के लिए पूछ दें तो कितना हो गया? 1 2, ये हो गया। टर्सरी के लिए पूछ दें तो दूसरा ले लीजिए, ये हो गया टर्सरी, कार्बन टर्सरी हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 4 5 है तो इसको फार्मूला हो गया C5H11 हो गया। समझ रहे बात को? इसको में फिर हम, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्सरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया, इस तरह से। समझ ना? बॉन्ड ये सब मत ध्यान रखिएगा, क्या कि जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है, ठीक। तो इस तरह से ऐसे भी टॉपिक को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर अब देख, यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा चीज़ एकदम एक दूसरे से रिलेट है। फिर अल्काइन अल्केडाइन, फिर वही अब चीज़ कर रहा है। बाइनी वाला में एक हाइड्रोजन के जोड़िए या हटाइए, इस तरह से करके है देखना है, और ये करना है। तो अल्काइन अल्केडाइन, तो जैसे अल्काइन के लिए हम क्या फार्मूला बताए थे? अल्कीन है, सॉरी अल्काइन हम पढ़ रहे थे, ENE है, ENE के लिए हम क्या बताए थे कि जितना कार्बन उसको दुगना हाइड्रोजन। जैसे हम बोल दिए क्या चाहिए, डेकीन इन बोल रहे हैं तो C10H20, इस तरह से हो गया डेकीन, इस तरह से C10H20।
ते हाँ याद, अच्छा नहीं इसमें नहीं है, चलो ठीक है, बाई वाला में आता है। तो ये निकले थोड़ा सा यहाँ पे बीसनल का ये है और प्रोपेलिन का है। तो सी देखिए प्रोपेलिन 1 2 3, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 3 का 2 गुना 6 होना चाहिए। तो 3 4 5 6, समझ रहे हैं। जैसे हम प्रोपिलीन है ENE, तो ENE के लिए हम क्या फॉर्मूला होता है कि जितना कार्बन उसको डबल हाइड्रोजन कर दीजिए। तो 3 कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन, 6 का हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन देखिए गिन लीजिए, 1 3 4 5 6। तब कहिएगा कि बॉन्ड पूरा नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे देखिए बॉन्ड कहाँ पे पूरा नहीं हो रहा होगा। जैसे ये 2 हो गया 3 हो गया, देखिए यहाँ पे बॉन्ड की खाली रह जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3, एक यहाँ पे बॉन्ड खाली रह जा रहा है, ये तो कार्बन फुल विचार कर रहा है। इस तरह से देखिए बॉन्ड बच जा रहा है। तो हम देख कह रहे थे कि ANE में कितना बच रहा था, 1 गो बच रहा था। ENE में कितना बच रहा है, 2 गो बच रहा है। इससे हमको कहने की ज़रूरत ही नहीं कि बाई NE वाला के बनाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3 गो बच जाएगा। और बाई NE वाला में एक चीज़ ध्यान रखना कि बाई NE वाला में मीथेन से शुरू नहीं होता है, मिथाइन नहीं होता है, डायरेक्ट इथाइन होता है। क्यों? क्योंकि मिथाइन का फॉर्मूला करोगे, मिथाइन कैसे करोगे, सेम कार्बन से सेम ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दोगे, नहीं हो पाएगा, नहीं होता। क्योंकि तीनों जो 4 हाइड्रोकार्बन है वो बनाता है, ऐसे बनाता है, 120 डिग्री पर आता है, इससे कारण। अल्काइन, अल्काइन ENE है, इसको में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बिटवीन एनी 2 कार्बन। जनरल फार्मूला CnH2n, वही कह रहे थे कि जितना कार्बन रहेगा उसको डबल हाइड्रोजन कर दीजिएगा। IPSC नेम ये तो 2 के लिए C2H4 है, तो ये तो वही है, दुगना करके बोल रहा है C3H6, तो ये नहीं लगा देना है। और जब दुगना करके 2 जोड़ना पड़ जाता है ये नहीं लगा देना है, और दुगना करना पड़ जाता है ये नहीं लगा देना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कॉमन नेम विथ रिस्पेक्ट टू YNE, ENE है, सॉरी ENE है, C3H3 नहीं YNE है, गलत। अच्छा एक हाइड्रोजन को हटा के कर रहा है, ठीक है ठीक है। C2H4 होता, दुगना होता C2H4 होना था, लेकिन एक हाइड्रोजन का हटाया है क्योंकि ऑयल वाला में कन्वर्ट कर रहा है। जितना ANE ENE YNE हम लोग पढ़ते हैं उसी को अल्काइल के रूप में हर एक में से एक हाइड्रोजन को हटा के कर रहा है। पूरा जो यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था प्राइमरी अल्काइल से, वहाँ पे सेम ही चीज़ है, इससे हराने का चीज़ नहीं है। थोड़ा सा बैठिए लिखिए, उसको बाद फार्मूला को देखिए कि यहाँ से ये है, यहाँ से ये है, उसको बाद समझ में अच्छा सा आ जाएगा, समझिए बात को। कॉमन नेम विथ रिस्पेक्ट टू एक हाइड्रोजन C2H4 होना चाहिए था, लेकिन एक हाइड्रोजन का हटा रहा था, शुरू से हटा रहे हैं। ENE वाला में हटाएं, ENE वाला में हटाएं, तो YNE वाला में हटेगा, समझ बात को। यही कह रहा था, इथीन से कैसे बताएगा, इथेनॉल बन गया, इसी को बिनाइल भी कहते हैं। बिनाइल क्लोराइड नहीं, हॉस्पिटल में जाते हो तो गमकते रहता है, तो यही से हमको क्लोराइड छींटता है सर, बिनाइल या प्रोपाइल छींटता है। जाओगे तो लगेगा कि हर हमेशा सुई देता है, जिस गमकते रहता है हॉस्पिटल में लोग, तो यही से में से कोई एक छींटता है। फिर अल्काइन के लिए डबल बॉन्ड इसम विथ रिस्पेक्ट टू करना, जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। बाई NE के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो इसको लिए फार्मूला क्या है ये याद रखना। ANE के लिए क्या करते थे, डबल करते थे, जितना कार्बन था उसको डबल करते थे, डबल करके क्या करते थे उसको में 2 जोड़ देते थे। लेकिन बाई NE में क्या करना है, जितना कार्बन है उसको डबल करना है, डबल करके 2 घटा देना है, तो बाई NE के लिए फार्मूला निकल जाएगा। जैसे हम कहते हैं प्रोपाइन का फार्मूला जल्दी बोलो। हाँ, तो जखनी से हम लोग क्या चीज़ सीख रहे थे कि कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखिए, अब हम लोग सीनियर हो गए, अब 9 10 से अब वहाँ तक 10 तक था, अब हम लोग 11th में आ गए। तब उसी चीज़ को हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करें, ईच एंड ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंट कार्बन एटम। जैसे यहाँ पे ये ऐसे रिप्रेजेंट किए, तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, जितना डॉट है ना वो सब कार्बन का है। देखिए एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। तो हम लोग बाद में, अब हमको कोई कह दिया कि बताओ डेकेन का फार्मूला बताओ, तो हम अब ऐसे CC उतना लिखे जाएंगे, तो फिर हम कहाँ पढ़ें 11 तक के। तो डेकेन के लिए ऐसे करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 9 कार्बन 10 कार्बन, ऐसे करके उसको दिखा दिए। अब वही कह दिया कि डेकीन का बनाओ, ENE के करो, तो हमें जब पर वैसे कर दिए। अब फिर लगाओ या पढ़ लेगा, वो कह दिया प्रोपीन के बनाओ, YNE वाला बोल दिया था, हम ऐसे कर दिए 1 2 3 4 5,
इसको साथ ऐसे कर दी, 3 बॉन्ड बना दी, समझ रहे हो। तो ये हो गया स्मार्ट तरीका, ये हो गया स्मार्ट तरीका। जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला जैसे से कार्बन का रिप्रेजेंट कर करके बना रहे थे तो सही तरीका है, लेकिन वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका लो है, ये स्टैंडर्ड हाई है, समझे ना बात को। सेम ही चीज़ है, कुछ नहीं है, सेम ही चीज़ है। अब इसकी पर अब तुमको हम बताएंगे प्राइमरी कार्बन कैसे दर्शाना है, सेकेंडरी कार्बन कैसे दर्शाना है, टर्सरी कार्बन कैसे दिखाना है, प्राइमरी अल्काइल कैसे दिखाना है, सेकेंडरी अल्काइल कैसे दिखाना है, टर्सरी अल्काइल कैसे दिखाना है, फिर ए वाला कैसे रिप्रेजेंट करना है, ई वाला कैसे रिप्रेजेंट करना, बाई वाला रिप्रेजेंट कैसे करना। तो ये सब करिएगा तो देख रहे हैं एक दूसरे से रिलेट है कि नहीं। अब कोई चाहे कि वो चीज़ ना सीखे, डायरेक्ट यहाँ से सीखे, सीख सकता है यहाँ से भी, लेकिन लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ उसको छूट गया, यही चीज़ है और कोई बात नहीं है। नो नीड्स टू रिप्रेजेंट हाइड्रोजन। और जो में क्या कह रहा है कि ऐसा में हाइड्रोजन को कोई ज़रूरत नहीं रहता रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि तुम ये यहाँ तक पहुँचा हुआ तो जो कापी चेक कर रहा होगा इससे आगे ही पहुँचा हुआ होगा, तभी तुमको कापी चेक कर रहा है। इसलिए इसमें हाइड्रोजन नहीं भी दर्शाओगे तो अपना जो आदमी वहाँ पे है वो समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, वो अपने आप समझ जाएगा। इस तरह से रिप्रेजेंट करिएगा। जैसे एंड ऐसे लिखते हैं, कोई एंड ऐसे लिखते हैं तो ऐसे थोड़ी है कि कोई चेक करने वाला नहीं समझता है, सब समझ जाता है कि एंड का रिप्रेजेंटेशन, इसी तरह से बात बोल रहा है और क्या। इफ एटम, हाँ वही हो गया, इफ एटम अदर देन कार्बन इज प्रेजेंट देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाई रिस्पेक्टिव टू बॉन्ड। अभी यहाँ पे देखिए ये कर रहा है कि ये है और यहाँ पे वो लगा दिया थी, यहाँ पे ओ एच लगा दिया थी, शायद कीटोन का है, हमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, याद नहीं है ये, शायद ऐसे ई एन ही है, नहीं ये बोल रहे हैं ये शायद कीटोन का है, थोड़ा सा उसको अभी रहने देते हैं। जैसे ई एन ई के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ई एन ई डबल बॉन्ड का रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। ए एन ई सिंगल बॉन्ड है, ई एन ई डबल बॉन्ड, बाई एन ई ट्रिपल बॉन्ड। फार्मूला याद रखने का ट्रिक ये है, ये यानी कि पहले आता है तो उसको ज़्यादा वैल्यू दो, CnH2n के बाद भी दुआ उसको दो। ई एन ई थोड़ा सा पीछे आता है तो उसको डबल करके छोड़ दो। बाई एन एकदम लास्ट में आता है, बुरबा है, ठग है, बुक्का है, तो उसको में से दुआ घटा दो। इस तरह से याद रखने का फार्मूला, जनरल फार्मूला याद रखने का ट्रिक है, ठीक, उस तरह से याद रखिए, कभी नहीं गलती होगा। अब फिर इथेन है, बाई एन ई के लिए दर्शा दिया, देखो ट्रिपल बॉन्ड। प्रोपीन बाई एन ई ट्रिपल बॉन्ड बाई एन ई, यहाँ पे डबल बॉन्ड ई एन ई के लिए है डबल बॉन्ड के जो है वो डबल बॉन्ड दर्शा दो। ये देखो ये सिंगल, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये इस तरह से होता है। अब देखिए मिथाइल में क्या किया, ये कार्बन है, ये कार्बन ले लिया है, ये कार्बन के साथ 3 गो रिप्रेजेंट किया, 3 गो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किया। तो जब 3 गो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किया, एक वो गायब है, तो यानी कि एक हाइड्रोजन गायब है, तो एक हाइड्रोजन गायब है तो क्या हो गया, मिथाइल हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ये, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे नया चीज़ आ गया तो रहने देते हैं। इथाइल, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अभी पूरा समझाना पड़ेगा कैसे इथाइल हो गया। अब लगेगा कि 1 2 3 4 5, तो ये प्रोपाइल होना चाहिए था, 5 तो पेंटाइल होना चाहिए था या पेंटीन होना चाहिए था, तो इथाइल कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे ये लिया गया, ब्रांच वाला को मेन चेन माना गया है, एक कार्बन यहाँ से दूसरा कार्बन, तो दूसरा कार्बन के लिए इथाइल आया है, ये नहीं लिया गया है मेन चेन को, ठीक ना, यह लिया गया है क्योंकि हम लोग इसमें रिप्रेजेंटिंग कर रहे हैं एल वाई वाला, जो एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद वाला है, तो ये मिथाइल का रिप्रेजेंट किया, ये इथाइल का। यहाँ से देखिए 1 2 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तब प्रोपाइल हो गया। ये है कितना से, तो इससे 1 कार्बन जुटा हुआ, के कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन, नहीं ये फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी, यहाँ पर 3 हुआ है, तीनों का 3 कॉन्सेप्ट है, इसलिए अभी रहने देते हैं इसको, ठीक ना, लंबा वीडियो हो जाएगा फिर बेकार हो जाएगा। चलो ठीक है, इतना देखते हैं, फिर आगे देखते हैं, आगे वाला वीडियो बनाते हैं, चलो ठीक।